सभी को स्वागत करती हूँ। आज की एक कक्षा में उपस्थित सभी प्रतिभागी छात्र छात्री को हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस पूरी कक्षा का जो संयोजक महोदय है डॉक्टर गोविंद शर्मा महोदय असम विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग से है, उनको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हमारे सामने उपस्थित डॉक्टर गोविंद शर्मा महोदय, डॉक्टर साधना शर्मा महोदय, डॉक्टर एल सरिता आर्य महोदय, सभी को मैं मेरी तरफ से प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। अभी डॉक्टर साधना मैम लेंगे सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण के ऊपर। साधना महोदय, आपसे निवेदन है कि आप अपने कक्षा प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। आपका फोन म्यूट है साधना जी, फोन म्यूट है। यहाँ पर उपस्थित धन्यवाद अमृता। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ और संयोजक महोदय का भी स्वागत करती हूँ। उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एल सविता आर्या मैम, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आज का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हमारे पाठ में है अपादान कारक। अपादान कारक हाँ, तो अपादान का अर्थ ही यह हुआ कि जो अलग हो। ठीक है, जहां अलग होगा वहां अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, अपादान संज्ञा करने के लिए अष्टाध्यायी में हमारे 7 सूत्र हैं जो कि अपादान संज्ञा कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पहले सूत्र आता है ध्रुवम अपाये अपादानम। सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, पहला सूत्र है। फिर भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु। ठीक, ये हुआ दूसरा सूत्र। पराजेरसोढ़ः, पराजेरसोढ़ः वारणार्थानाम ईप्सितः। चौथा है अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः और भुवः प्रभवः। 8 सूत्र हुए इस प्रकार से। और एक वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। ठीक है ना, तो ये जो है इस प्रकार से कितने सूत्र हैं और एक वार्तिक है जो कि अपादान संज्ञा को करता है। ठीक मैम, वार्तिक कौन सी है? एक बार पुनः वार्तिक पुनः है एक बार। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? इतने में आपका अपादान करने वाले जितने भी सूत्र हैं, अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र सभी के सभी आ गए। इतने ही सूत्रों से आपकी अपादान संज्ञा होती है और फलस्वरूप अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी होती है। अपादाने पंचमी मात्र इतना कह रहा है कि अपादान में जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे हिंदी भाषा जानते होंगे वो भी देखिए, अगर आप हिंदी भाषा में प्रायः करके प्रयोग करते होंगे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो हम यहाँ पे से का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हम कैसे प्रयोग
प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम सीखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो कारक है या समास है, यहीं से हमारा एक सेंटेंस, वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य विज्ञान आता है, ठीक। तो वाक्य विज्ञान यहाँ से आने के कारण क्या होगा कि इसमें आप चाहे कोई भी भाषा हो, केवल संस्कृत ही नहीं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज में अगर आपको वाक्य बनाना है तो उसके अंदर वर्ब के साथ कैसे ना कैसे करके आपको अन्वय करना ही पड़ेगा, संबंध बिठाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी संबंध को, ये संबंध जैसे हम बैठाते हैं, इसी को हम कारक कह रहे हैं। क्रिया के साथ किसी भी शब्दों के संबंध को जो हम बिठा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है ना। और ये कारक आपका इसलिए हर लैंग्वेज में ये यूज होता है, ठीक है ना। ये हर एक भाषा का विज्ञान बताया गया है इस कारक प्रकरण को। तो ध्रुवम, सबसे पहला सूत्र है हमारा, ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोग बताएं कि ध्रुवम अपाये अपादानम में कितने पद हैं? 3 मैम। 3 पद हैं। कौन कौन से? ध्रुवम, हाँ, अपाये, अपादान। अपाये अपादानम। हाँ बिल्कुल सही है। तो अंकिता बताओ कितने पद हैं ध्रुवम अपाये अपादानम में? 3 पद है। हाँ, कौन कौन से? ध्रुवम, अपादानम, अपादानम, नहीं अपाये, अपाये और अपादान। हाँ ठीक है। विशाल, मैडम एक मिनट। हाँ मैडम। ये प्रकाश कुमार झा, आवाज सुन रहे हो मेरी? प्रकाश कुमार झा, आपके पास आवाज आ रही है? प्रकाश कुमार झा। प्रकाश कुमार झा, हाँ आवाज आ रही है? आप क्लास बिस्तर में लेट करके लेते हो क्या? आप ऑनलाइन हो, सब आपको देख रहे हैं, आपको हो रही है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये आप है। बिस्तर पे लेट करके क्लास लेते हो, ये ऑफिशियल चीज है। और ये इस कल को तरीके का यूट्यूब पे बर्ताव, आ रही है, आप मुझे बताएं तो कल को कोई इस भी तरीके का व्यक्ति बर्ताव आपको नहीं होना देखेगा। चाहिए है। ठीक है मैडम, आप उससे कंटिन्यू इस कीजिए। रिकॉर्डिंग का मतलब सब कुछ खराब होगा ना, इमेज खराब होगी, इसलिए ठीक। इमेज खराब हो नहीं हो, ऐसे सीख किसने दी है आपको कि क्लास लेना है, पढ़ना है, लेट करके पढ़ना है, सो करके पढ़ना है? मैडम कंटिन्यू कीजिए। तो विशाल आप बताइए, ध्रुवम अपाये अपादानम में कितने पद आप देख रहे हैं? ध्रुवम अपाये अपादान 3 पद है मैडम। हाँ बिल्कुल सही। सुमा सिन्हा आप बताइए। 3 पद है, ध्रुवम अपाये उपादानम। हाँ ठीक है, 3 पद हैं। शाश्वत मिश्रा, जी। हाँ कितने हेलो। पद हैं ध्रुवम अपाये अपादानम में? अत्र त्रीणि पदानि सन्ति, ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति। नहीं। हाँ ठीक है। राममणि पाठक, जी मैम। ध्रुवम कितने पद अपाये, हैं? ध्रुवम अपाये अपादानम 3 पद है। हाँ बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इसके अंदर 3 पद हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं एक एक पद के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला हमने कौन सा पद पढ़ा? कौन सा पद है? ध्रुवम। ध्रुवम पद है, ठीक है ना। तो यह ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? ठीक,
तो ध्रुवम में ध्रुव का मतलब है एक गति भी अर्थ होता है और एक स्थैर्य भी होता है। तो ध्रुव का अर्थ हुआ स्थिर। ठीक है, ध्रुव का क्या अर्थ हो गया? स्थिर। ठीक है, तो जहां पर स्थिर होगा, ठीक है, तो यहाँ वहां पर क्या होगा? ध्रुव शब्द में धातु में क प्रत्यय होने पर यहाँ पर ध्रुवम मतलब हो गया आपका स्थिर। तो स्थिर ही ध्रुवम अपादानम। ध्रुवम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। नहीं। तो मैडम प्रथमा। हाँ, प्रथमा। ध्रुवम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। प्रथमा। अच्छा, और जो हमने सूत्र क्या पढ़ा था? ध्रुवम अपाये अपादानम। यहाँ पर और किसकी प्रथमा विभक्ति है? अपादान की। हाँ, बिल्कुल सही, अपादानम की। तो हमारे पास क्या अर्थ बना? ध्रुवम अपादानम भवति। मतलब क्या हुआ? ध्रुव अपादान होता है। ये अर्थ क्लियर हो गया? सूत्र पढ़ के हमने यह अर्थ निश्चित किया, ध्रुवम अपादानम भवति। ठीक है, जैसे हम कोई जब भी वाक्य भी पढ़ते हैं तो वाक्य में भी हम ऐसा ही करते हैं कि एक विभक्ति वाले जितने शब्द हैं उनको एक साथ लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अन्वय या तो च के साथ होगा और या तो वो विशेष्य और विशेषण होगा। मैडम एक ठीक है, क्वेश्चन है तो मेरा। अगर वह एक ही विभक्ति है तो क्या होंगे? या तो वह एक दूसरे के विशेष्य विशेषण बने हुए होंगे और या तो वह और वगैरह और भी पदार्थों का नाम दिया गया होगा। इस प्रकार से तो हमारी अन्वय जो है वह सही बैठ जाता है। तो अब हमारा बनता है ध्रुवम अपादानम भवति। अभी इस सूत्र में कारके का अधिकार चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कारके को भी प्रथमांत में विपरिणाम कर देंगे। तो क्या बनेगा उसका भी अर्थ? ध्रुवम कारकम अपादानम भवति। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ इसका? ध्रुवम कारकम अपादानम भवति। अंकित, इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? बोलो। आवाज नहीं आ रही है। मैडम दोबारा बोलना अनम्यूट करो। हाँ, बोलो क्या अर्थ होगा इसका? ध्रुवम ध्रुव कारक अपादान होता है ना? ये अर्थ होगा। ईशिका, क्या अर्थ होगा? ध्रुव कारक अपादान होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। विभव झा, ध्रुव कारक अपाय होता है, उससे अपादान होता है। अपाय नहीं, मैंने क्या बताया था? ध्रुवम, ध्रुव जो होता है वह अपादान कारक होता है। ठीक है। लीलाधर शर्मा, ध्रुव अपादान कारक होता है। हाँ ठीक है। अंकिता झा, ध्रुवम कारक अपादानम भवति। ठीक है। दिवेश, दिवेश झा, अभी मैंने क्या कहा दिवेश झा? दिवेश झा, आप कहीं और हो क्या? अच्छा, तो रचना, ध्रुव कारक अपादान होता है। अर्पिता, अर्पिता जोशी, अर्पिता जोशी, इसका अर्थ क्या मैंने बताया अभी आपको?
जिन बच्चों को नहीं सुनना है वो आउट हो सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कृपया करके आपसे जो पूछा जाए वो बताएं। ठीक है, दिवेश बताओ मैंने क्या बोला? ध्रुवम कारकम अपादानम भवति, इसका अर्थ क्या है? मैम हाँ बोलो दिवेश। अपादान संज्ञा होता है इसमें। हाँ, किसकी होती है? ध्रुव की। हाँ ठीक है, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, ये अर्थ आपका हुआ। ठीक है, तो अब तक हमें ध्रुवम का अर्थ पता चला। ठीक, अब हम चलते हैं अपाये पर। ठीक है, इस अपाये का क्या अर्थ है? ठीक मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आपने बोला मैडम कि अपादान है ना, उसमें प्रथमा विभक्ति है। हाँ बिल्कुल। तो मैडम एक सूत्र था अकथितम च। हाँ। अगर अपन उसकी वृत्ति देखते हैं तो अपादान आदि विषय विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा सात। हाँ। तो मैडम ये समझ में नहीं आया थोड़ा। अकथितम च में भी आपकी प्रथमा विभक्ति ही है। अकथितम कर्म स्यात्, अकथितम च कर्म भवति। ठीक है, यहाँ पे जो अपादानादि जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि जो पहले जो अपादान कारक होंगे उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी यदि आपकी विवक्षा है। तो जो जो कारिकाएं आपको पढ़ाई थी सविता मैम ने उसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति है, अकथितम कर्म च, अकथितम च कर्म। ठीक है, तो अकथित की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है मैडम। ठीक, अकथित का मतलब उसमें बताया गया है कि अकथित का मतलब क्या है, तो अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ध्रुवम है यह प्रथमा है, अपादानम भी प्रथमा विभक्ति है। ठीक, अगला चलते हैं हम लोग अपाये पर। अपाये, अपाये का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। अपाये का क्या अर्थ हो गया? विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है? वियोग होना। एक चीज से अलग हो जाने पर क्या होती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जो अपाये सति विश्लेषे सति, विश्लेषण होने पर यानी कि वो अलग होने पर, वियोगे सति, अगर आपको वियोग समझ में आ रहा है, विभाग समझ में आ रहा है तो विभाग भी सही है। तो विभाग होने पर यानी कि पृथक करणे सति, ठीक है, अलग होने पर क्या होती है? ध्रुवम, यत ध्रुवम, जो ध्रुव है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। जब कोई चीज एक दूसरे से अलग होता है तो हम अपादान संज्ञा करते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? सबको आया समझ में कि नहीं आया? आया मैम। आ रहा है। हाँ, तो अब हम चलते हैं जैसे कि इसमें जो ध्रुव का मतलब क्या हुआ? जिसका स्वभाव ध्रुव है, जो ध्रुव रूप है, अपाय होने पर यानी कि अलग हो जाने पर क्या होता है? जो स्थिर है, जिसका रूप स्थिर है वह अपादान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम लोग प्रायः करके प्रयोग करते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर कौन अलग हो रहा है? वृक्ष से पत्ते। हाँ, पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे यद्यपि आप देख सकते हैं कि जो वियोग जो हो रहा है वह वृक्ष में भी हो रहा है और पत्ते में भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या पत्ते में से लग सकता है क्या? पत्ते, वृक्ष पत्ते से गिरता है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं मैम। नहीं मैम, क्यों नहीं करेंगे? होते हैं। वृक्ष स्थिर है। क्योंकि वृक्ष जो है वह क्या है? ध्रुव है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वह वृक्ष जो है वह ध्रुव है, स्थिर है। ठीक है, उसका स्वभाव है स्थिर होना, इसीलिए हम वहां पर यह जो है अपादान संज्ञा जो है वह पत्ते की ना करके हम वृक्ष की अपादान संज्ञा करते हैं। तो इसकी संस्कृत क्या होगी? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
इसकी संस्कृत बनाइए। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। हाँ, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, बिल्कुल सही। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं की संस्कृत हो जाएगी वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, अंकिता झा बताइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक है। अच्छा, अगर अब एक और वाक्य में, हाँ, अगर एक ही पत्ते गिरेंगे तो वृक्षात् पत्रम पतति हो सकता है। बिल्कुल सही, वृक्षात् पत्रम पतति, यदि एक पत्ती गिरती है तो वृक्षात् पत्रम पतति हो जाएगा, बिल्कुल। जी मैम। ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, अब एक और वाक्य में बोल रही हूँ, ये बताइए कि अश्व से व्यक्ति गिरता है, मनुष्य गिरता है, इसकी संस्कृत क्या होगी? अश्वात् बालकः पतति। अश्वात् मनुष्यः पतति। अश्वात् मनुष्यः पतति। यहाँ पे क्या है, कौन गिर रहा है? तो मनुष्य गिर रहा है, और ध्रुव क्या हुआ? अश्व हुआ। अभी तक ध्रुव जो है वह अश्व है, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि दौड़ते हुए घोड़े से अश्व गिरता है, तो दौड़ते हुए की संस्कृत क्या होती है? धावतात् अश्वात् मनुष्यः पतति। धावतात होगा क्या? नहीं, अब तो क्या होगा? अब तो अस्वात् मनुष्य धावन्ताः में भविष्यति वा? क्या? धावन्ताः। धाव धातु से आप क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय प्रत्यय लेकर आएंगे और पंचमी विभक्ति में धावन, धावन्तौ, धावन्तः ऐसे बनता है ना। इसकी पंचमी में जाइए, क्या बनेगा? धावतः। धावतः अश्वात् मनुष्यः पतति, ऐसा करके अर्थ बनेगा। धावतः मनुष्यात् अश्वः पतति, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं किन दो का हमने बताया था, वियोग होने पर जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है ना। मैंने तो ये बताया था अभी आपको, जो सूत्र से स्पष्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे वियोग किन किन में हो रहा है? क्या? मतलब दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है ना, तो हाँ। दौड़ भी रहा है और घोड़े से भी गिर रहा है, तो दोनों से होगा। किन किन में हो रहा है वियोग? किन दो में हो रहा है? मनुष्य में और मैम घोड़े में। मनुष्य में और घोड़े में हो रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, विभव झा जी बताइए किन दो में हो रहा है? मनुष्य और घोड़े में। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये होता है कि दौड़ते हुए घोड़े से मनुष्य गिरता है, ऐसा अर्थ करने पर दौड़ते हुए घोड़े, यानी कि यहाँ पर दोनों में वियोग हो रहा है, मनुष्य में भी वियोग हो रहा है और घोड़े में भी वियोग है। समझ में आ गई? किंतु यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या पूछिए? मैम, दौड़ते हुए घोड़े से बालक नहीं गिरता है, तो मैम इसमें कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर भी हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, बस आ ही रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, पहले इसमें तो देख ली कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, में देख लेते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, इस पे भी मैं अभी आऊंगी। जी मैम। ठीक है, तो हम थे पहले कि अश्व और मनुष्य में कि यहाँ पर अपादान संज्ञा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा था कि वियोग होने पर, अलग होने पर जो स्थिर होगा उसकी अपादान संज्ञा होती है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो है स्थिर कौन है इनमें से, अश्व है या मनुष्य है?
मैम अश्व मनुष्य है तो इसमें तो। दौड़ रहा है, जब वो दौड़ मनुष्य रहा है वो तो स्थिर कैसे होगा? मनुष्य है मैम। मनुष्य स्थिर है, तो यहाँ पे अपादान संज्ञा मनुष्य की हो जानी चाहिए थी। जी मैम ऐसे ही होना चाहिए था। किंतु हम किसकी कर रहे हैं? हम अश्व की कर देते हैं। ऐसा कैसे? मैडम वो तो दौड़ना तो उसका कर्म हो गया ना। दौड़ना उसकी क्रिया है, बिल्कुल। पर मैम अलग तो मनुष्य हो रहा है, घोड़ा थोड़े हो रहा है मैम। हाँ, ये बात है, क्योंकि जो अलग होने की क्रिया है वह कौन सी है? पतन क्रिया है, गिरने की क्रिया है, ठीक है ना। और वो गिरने की क्रिया को करने वाला कौन है? वह मनुष्य है, ठीक है ना। और उस गिरने की क्रिया के प्रति जो उदासीन है वह अश्व है। हमें क्रिया देखनी है, उस क्रिया के प्रति जो वियोग होने वाली जो क्रिया है उसके प्रति कौन उदासीन है, उसमें ही अपादान संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन जो अनूप ने पूछा था, ठीक है, अनूप फिर से पूछे। अनूप ने पूछा था कि कि दौड़ते हुए घोड़े से व्यक्ति नहीं गिरता है, इसमें अपादान संज्ञा होगी कि नहीं, है ना? जी हाँ, तो इसमें अब आप बताएं कि इसमें कैसे हो। अब हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि इसमें अपादान संज्ञा होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर भी तो, यहाँ पे तो वियोग है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था? अपाये विश्लेषण होने पर विभाग होगा तो ध्रुव की अपादान संज्ञा होगी। तो वैसे ही ग्रामात न आगतः या फिर धावतः अश्वात न पतति, यहाँ पर हम कैसे अपादान संज्ञा करेंगे? पर मैम शब्द तो आ रहा है ना, वो क्या शब्द तो आ रहा है ना मैम, पर वो गिरना कौन मतलब सा कि शब्द आ रहा है? मैम पत धातु का प्रयोग तो हो रहा है इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर विश्लेषण तो हो नहीं रहा ना, वियोग। मैंने क्या बताया था? वियोग होने पर होता है जी, तो मैम फिर यहाँ नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी अपादान संज्ञा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जो न है इसका जो है ये अंदर के धावतः अश्वात, और ये जो इसका जो न है इसका जो संबंध है वह पतन क्रिया के साथ है, न कि वियोग क्रिया के साथ संबंध हो रहा है। इसीलिए न रहने पर भी हम यहाँ पर अपादान संज्ञा कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले अपादान संज्ञा हो जाती है और उसके साथ में अन्वय होता है न शब्द का। इसीलिए न शब्द यदि रहेगा तो भी हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। जैसे आप विद्यालय से नहीं आए क्या, तो विद्यालयात न आगत हुआ, तो यहाँ पे भी आप देखिए विद्यालय तो विद्यालय वो गया ही नहीं था, वियोग हुआ ही नहीं, किंतु यहाँ पर क्या होगा? पहले अपादान संज्ञा हो जाती है, उसके पश्चात न का उसके साथ अन्वय होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? अच्छा, एक बात और है कि मान लीजिए कि कोई पत्ता गिर रहा है, ठीक है, उसके अंदर 2 पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम ऐसा भी शब्द बोल सकते हैं कि गिरते हुए पत्ते से या गिरते हुए पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गिरते हुए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसकी क्या संस्कृत बनाएंगे? वृक्षात पत्रम पतति। ये तो हो गया वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिरते हुए वृक्ष से। गिरते हुए जब भी होगा तो हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? पत धातु में क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं, तो क्षत्री प्रत्यय लगाइए। पततः वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। हाँ, पततः वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ अभी तक तो हमने पढ़ा था कि धावतः अश्वात में तो हो जाएगा, लेकिन गिरते हुए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यदि हम ऐसा अर्थ करेंगे तो
यहाँ पर कैसे पंचमी होगी, क्योंकि वियोग तो अब दोनों में ही है, पत्र भी गिर रहा है और वृक्ष भी गिर रहा है। अब तो गिरने के प्रति पर स्थिर मैम वृक्ष भी, मैम हाँ। जो वृक्ष है, वृक्ष किसी चीज से अलग थोड़े हो रहा है, पर पत्ते जो वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना मैम। लेकिन देखिए वियोग की क्रिया तो पतन थी ना, तो गिर तो वृक्ष भी रहा है। जैसे मैम कहते हैं कि मतलब खेत से गाय को निकालते हैं, बैल को निकालते हैं, तो हाँ। खेत से उसको अलग कर रहे हैं, जो वहाँ खेत अलग थोड़े, ऐसे जो वृक्ष वहां पर खेत जो है वह तो स्थिर है ना, यहाँ पर तो वृक्ष स्थिर है नहीं, वो भी गिर रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो भी गिर रहा है, जैसे गिरने वाला है वो भी, और जैसे उससे मैम फिर पत्ते झड़ रहे हैं। हम गंगा से लेकिन जल मैडम लाते हैं, तो मैम गिर जो रहे हैं, गंगा तो वो भी स्थिर है चल ना। रही है, और हम गंगा से जल को ला रहे हैं, तो मैम हमें तो गंगा से जल ला रहे हैं ना, कि चलने की क्रिया तो गंगा में भी हो रही है ना। हाँ, पर इसका उत्तर ये है कि यद्यपि दोनों पतन क्रिया हो रही है, ठीक है ना, लेकिन जो बाद वाली पतन क्रिया है, जो पत्ते में गिरने वाली क्रिया है, वह अपेक्षाकृत वियोग उसमें ज्यादा हो रहा है, वृक्ष में उसकी अपेक्षाकृत वियोग कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वो जो वृक्ष जो है वह अपनी भूमि से अलग हो रहा है, तो भूमि से वृक्ष, तो भूमेः पततः वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ऐसा करके बन जाएगा। यानी कि भूमि स्थिर है, भूमि की अपेक्षाकृत वृक्ष गिर रहा है, अब वृक्ष और पत्ते में वृक्ष उसकी अपेक्षाकृत स्थिर है, इसीलिए वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रयोग हम लेते हैं। दो भेड़ हैं, दोनों के दोनों युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों जब युद्ध करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो मतलब हटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम जैसे मेषात मेषः पतति, ऐसा करके यदि हम अर्थ करते हैं, तो यहाँ पे जबकि दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैसे पंचमी लगाएंगे? समझ में आई? मैडम एक बार और बताओ। जैसे मान लीजिए, जब भेड़ को कभी लड़ते हुए देखा है, या बैल को लड़ते हुए, सांडों को तो लड़ते हुए देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जब दो सांड एक दूसरे में लड़ते हैं, तो एक सांड दूसरे को धकेलती है, ठीक है, और दूसरी जो है वो पहले को धकेलती है, ठीक है। तो यहाँ अभी तक तो मैंने बताया था कि वह उसकी अपेक्षाकृत हो, तो लेकिन यहाँ पे हम अपेक्षाकृत कैसे ढूंढेंगे? तो हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति पहले में लगाएं कि दूसरे में लगाएं, किस में लगाओगे? जैसे कि परस्पर मेष जो है वह उपसरति, ऐसा करके कहेंगे तो मेषः मेषात् उपसरति, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेष दूसरे मेष से हट जाता है, यहाँ पर अगर हमें ये बताना है तो क्या ये प्रयोग हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी ध्रुव भी नहीं है और दोनों में जो है एक दूसरे की अपेक्षा दोनों के दोनों ही बलवान हैं। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हमें देखना है कि दरअसल एक क्रिया हमेशा एक तो नहीं करेगा, हमें देखना है एक क्रिया की अपेक्षा कौन क्रिया कर रहा है और उसकी अपेक्षाकृत कौन बलवान है, ठीक है ना। तो कभी एक मेष बहुत अच्छे से क्रिया करेगा तो दूसरा मेष हटेगा, और कभी फिर दूसरा मेष क्रिया करेगा तो पहला मेष हटेगा। तो जो मेष जैसे कर रहा है उसकी अपेक्षा ही कर्ता भी बदलता जाएगा और अपादान भी बदलता ही जाएगा, ये रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर आती है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमेशा ये देखना है कि कोई भी चीज अलग होगी तो हमें वहां पर अपादान संज्ञा कर देनी है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? ये जो अपादान संज्ञा होती है यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए।
एक पहली होती है निर्दिष्ट। निर्दिष्ट। दूसरी होती है उपात्त, उपात्तम। और तीसरी होती है अपेक्षित। निर्दिष्टम, उपात्तम और तीसरी होती है अपेक्षितम। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं पहले निर्दिष्ट। निर्दिष्ट में क्या होता है, सीधा पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति से जो अपाय अर्थ है वह पता चल जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रामात् आगच्छति, ठीक है, तो गांव से वह व्यक्ति आता है, यदि यही करेंगे तो यहाँ पे ग्रामात् पंचमी विभक्ति निर्दिष्ट अर्थ में अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पंचमी को निर्देश करके हमने ध्रुव को बताया है। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा चलते हैं हम लोग उपात्त। उपात्त में क्या होता है कि धातु के जो अर्थ हैं उसके अलावा कोई एक और अर्थ होता है जिसके द्वारा हम बताते हैं, अलग होने की क्रिया को बताते हैं। ठीक, उपात्त में क्या होगा, धातु से जो भी क्रिया उत्पन्न हो रही है उस धातु को छोड़ करके कोई दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको हम उपात्त कहेंगे। उपात्त कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने ये कह दिया कि बलाहकात विद्युत विद्योतते, बलाहकात विद्युत विद्योतते। बलाहकात मतलब बादल से, यहाँ पर जो विद्योतते जो है, विद्योतते का मतलब क्या होता है, विद्योतते का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या होता है विद्योतते का मतलब, प्रकाशित होना। विद्युत विद्योतते का मतलब क्या हुआ, प्रकाशित होना। हाँ, कि बिजली चमक रही है। किंतु यहाँ पे यदि हम विद्योतते कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि बाहर प्रकाशित होती है। यहाँ पे जो निस्सरण जो मैंने कहा कि बाहर प्रकाशित होना, तो ये धातु के अवान्तर अर्थ को भी प्रकाशित कर रहा है, जिससे कि अपाय की का बोध हो रहा है। इसको हम कहेंगे उपात्त। ठीक है ना। अगला हम आते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा अपेक्षित। जहां पर क्या होता है, क्रिया नहीं बोली जाती है, बिना क्रिया बोले हुए हम यहाँ पंचमी लगा लेते हैं। कैसे, तो जैसे कि जैसे अभी मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ कि यहाँ पे उपस्थित अंकिता झा, अंकिता जी, हाँ, तो अंकिता कुतः भवती, अहं प्रकोष्ठे अस्मि। भवती कुतः, कुतः भवती कुतः, आप कहाँ से हैं, अहं गझारा ग्रामे। ग्रामात् अस्मि, अहं कठारा ग्रामात्। ठीक है। इशिका भवती कुतः, भवती कुतः, आप कहाँ से हैं, हम जयपुर। जयपुर से। ठीक है, तो ये आप क्या बोलेंगे, अहम जयपुरात्। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंकितः भवान कुतः, अहम उत्तर प्रदेशात् अस्मि। हाँ, यहाँ पे हमें अस्मि नहीं बोलना है। आप देखिए, मैंने मात्र पूछा भवान कुतः, भवती कुतः, यहाँ पे मैंने क्रिया नहीं बोली, और आप लोगों ने भी उसके उत्तर में पंचमी विभक्ति लगाई कि जयपुरात् अस्मि, अहम दरभंगातः दरभंगातः,
अहम उत्तर प्रदेशात, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने भी पंचमी लगाई, किंतु अस्मि या अस्ति मैंने नहीं बोला था। बिना क्रिया के बोले हुए भी उस क्रिया का अध्याहार कर लिया गया। ठीक है, मैंने नहीं बोला था लेकिन आप लोगों ने उसमें अस्मि लगा करके बता दिया। तो जबकि मैंने भवान कुतः अस्ति तो नहीं बोला था, मैंने बस मात्र ये पूछा कि कुतः भवान, कुतः कहाँ से हो, और आपने वो चीज को बोला। आपने प्रायः करके देखा होगा कि आप इंग्लिश में भी पूछते हैं कि कहाँ से, हिंदी में पूछते हैं कहाँ से, तो है आपने नहीं बोला, लेकिन आप कहाँ से, तो आप उसका उत्तर जो है अपनी जगह बताते हैं, और है नहीं भी बोलते तो भी आपको वहां पे पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ये मेरा बताने का प्रयोजन ये है कि यदि आपकी क्रिया नहीं है तो भी आप अपाय को देख करके आपने पंचमी विभक्ति लगाई है। ठीक है ना, तो यहाँ इन तीन जगह पर ये तीन तरीके के अपादान होते हैं, इन जगहों पे भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ और अपादान संज्ञा इन सभी की होती है। ठीक, अच्छा, अब एक और प्रयोग पे हम लोग आते हैं। एक प्रयोग ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि धनुषा विद्यति, धनुषा विद्यति, धनुष से मारता है। तो यहाँ पे वो धनुष से तो मारेगा नहीं, धनुष के बाण से मारता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाण तो अलग होता होगा, तो यहाँ पे फिर भी हम धनुष में पंचमी विभक्ति का क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं, हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? मारण क्रिया में प्रकृष्ट उपकार होने के कारण नहीं, क्योंकि धनुष जो है वो साधन है बाण को चलाने का। हाँ, क्योंकि धनुष जो है वह साधन है बाण को चलाने का, लेकिन मारने के लिए कौन साधन होगा, वो तो बाण होगा। फिर धनुष में पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए थी, है ना? जी मैम, लगनी थी। वो क्यों नहीं लगती है और तृतीय विभक्ति लग जाती है? तो दरअसल यहाँ पर उत्तर ये रहेगा कि ठीक है, साधक तो है ही। जब हम यहाँ पे कारक में पढ़ते हैं तो ध्रुवम अपाये अपादानम, यह सूत्र पहले पढ़ता है, और साधक तमम करणम सूत्र जो है वह बाद में पढ़ता है। इसलिए साधक तमम करणम जो है पर होने के कारण वह बलवान होगा, और जहां भी साधक होगा अगर मारने के लिए धनुष भी वही सहायक है, इसीलिए वहां पर तृतीय विभक्ति ही लगेगी, पंचमी विभक्ति वहां पर नहीं लगेगी। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि आपने, ठीक है ये सब कुछ तो समझाया, आपने यहाँ पर कारकम क्यों कहा? आप मात्र इतना कहते कि अपाये यत ध्रुवम तस्य अपादानम भवति, यत ध्रुवम कारकम ऐसा क्यों कहा? तो यदि मुझे अपादान करने की इच्छा नहीं है, मैं अपादान नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं ये भी प्रयोग कर सकती हूँ कि वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। समझ में आई? वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर जो है पतन क्रिया है, तो यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति होने लग जाएगी, जबकि यहाँ पे पंचमी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पे वृक्ष जो है वह कारक नहीं है। षष्ठी को हम कारक नहीं कहते हैं ना, संबंध तो कारक होता नहीं है। तो पत्रम पतति तक तो ठीक है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं ऐसा कहने पर वृक्ष जो है वह कारक नहीं है, इसीलिए वहां पर अपादान संज्ञा नहीं होगी, और अपादान संज्ञा नहीं होने के कारण हम वहां पे अपादाने पंचमी नहीं करेंगे। किंतु यदि आप कारकम नहीं बोलते तो यहाँ पर भी आपको पंचमी ही करनी पड़ती, वृक्षस्य पर्णम पतति यह रूप प्रयोग नहीं हो पाता। बात समझ में आई? हमने कारकम क्यों कहा कि वृक्षस्य पर्णम पतति ये भी प्रयोग बन सके। ठीक है, आई बात समझ में? जी मैम।
इसके बाद हम आते हैं कि हमने यहाँ पर ध्रुवम क्यों कहा, तो जैसे कि ग्रामाद आगच्छति शकटेना, यहाँ पे जो शकट है वह ध्रुव नहीं है, उसमें पंचमी ना लगने लग जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि ग्रामाद आगच्छति शकटेना। ठीक है, तो शकटेना ग्रामाद आगच्छति, यहाँ पे ध्रुव जो है वो क्या है, गांव से वह रथ से आता है, गांव से वह बस से आता है, तो यहाँ पे वह अलग किससे हो रहा है, यद्यपि वह आएगा तो बाद में वह बस से भी अलग होगा, किंतु बस जो है यहाँ पर साधक है। ठीक है, वह यहाँ पर अपादान नहीं होगा, उसकी यहाँ पे करण संज्ञा ही यहाँ पर होगी। समझ में आई ये सूत्र का, सब कुछ क्लियर हो गया आपको? अपादाने पंचमी से यहाँ पर अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कोई भी इस सूत्र में आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछिए। नहीं है मैम। दीदी ये जो है दौड़ता हुआ, पहले एक विभव, हाँ, दौड़ता हुआ घोड़ा भी तो ध्रुव नहीं है, तो फिर उसमें पंचमी लग गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्रिया क्या है, पतन क्रिया है। ठीक है ना, तो पतन क्रिया के प्रति जो ध्रुव है वह घोड़ा है। ठीक है, तो क्रिया जो हो रही है हमें वो देखना है, जो वियोगानुकूल व्यापार वाली जो क्रिया है वो पतन है, पतनानुकूल व्यापार यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कौन कर रहा है, ये मनुष्य कर रहा है, और इसके प्रति घोड़ा अभी जो है वह क्या है, वह अभी ध्रुव है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गई? जी मैम। कोई और किसी को कोई संदेह? एक और, थैंक यू। और किसी को कोई संदेह? मैडम वो गांव से आ रहा है तो जिस साधन के द्वारा आ रहा है वो तो उसका साधक हो गया। हाँ। और गांव से आ रहा है तो गांव में होगी ना ये अपादान संज्ञा? हाँ बिल्कुल, गांव में होगी, क्योंकि वो गांव से अलग हो रहा है। जो उसका आगमन क्रिया हो रही है उसके द्वारा वह विभक्त हो रहा है गांव से। ठीक है मैडम, ये पूछ रहे। ठीक है, हाँ, इधर तक क्लियर हो गई बात आपको? अब इस सूत्र में एक वार्तिक आता है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये सूत्र कह रहा है कि इन सभी शब्दों से और इनके अर्थों से भी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। पहले तो आप लोग एक बात को समझ लें कि अगर आपको ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र समझ में आ गया तो प्रायः करके आप अपादान को पूरा समझ गए हैं। ठीक है ना, ध्रुवम अपाये अपादानम बहुत अच्छे से समझ आ चुका है आपको। तो इसके बाद के जितने भी सूत्र हैं और जितने भी वार्तिक पढ़े जा रहे हैं, ये सभी महाभाष्यकार ने इन सभी का खंडन कर दिया है। मतलब ये सभी प्रत्याख्यात सूत्र हैं, और इन सब, क्योंकि हमें बस ये ध्यान रखना है, जो भी धातु अलग होने को बताएगी वहां पर हमें अपादान संज्ञा को कर देना है। ठीक है ना, तो पर क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा, इसलिए हम लोग इन वार्तिकों को भी देख लेते हैं और सूत्रों को भी देख लेते हैं। तो मैंने इसलिए इस सूत्र पे अधिक समय लिया कि ये सूत्र समझना अत्यंत आवश्यक है। अपाय में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। इसके बाद जितने भी सूत्र हैं वो केवल इसी के अर्थों को, दूसरे अर्थों को बता रहे हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। हाँ बिल्कुल, जो अभी आपने लिखा है वो ही इसके लिए ये कथन भी है कि अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वाचलम ध्रुवम एव अतदावेशात् तद अपादानम उच्यते। अपादान किसको कहते हैं, तो अपाय में जो उदासीन हो, ठीक है ना, विश्लेषण की क्रिया में जो उदासीन होगा, चाहे वह चल हो या अचल हो,
ठीक है। ऐसे में जो ध्रुव होगा उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। क्लियर है बात? अगला चलते हैं हम लोग कि ये जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। ये क्या कह रहे हैं कि जुगुप्सा विराम प्रमाद और इनके अर्थों में भी यदि कुछ कहा गया होगा तो भी उनकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कि पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहा गया कि पापात विरमति, अधर्मात विरमति, यहाँ पे व्यांग परिभ्यो रमः सूत्र के द्वारा वी आ परि यह उपसर्ग रहने पर रम धातु से परस्मय पद ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रम धातु में परस्मय पद का प्रयोग किया गया। यद्यपि रमते रमेते रमनते ये रूप बनता है, किंतु वी उपसर्ग है इसीलिए रम धातु में परस्मय पद होगा, आत्मनेपद नहीं होगा, यद्यपि यह आत्मनेपद है। तो यहाँ पर क्या होगा, पापात विरमति, पाप से को बंद करता है, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है। अगला है धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से हट जाता है, ऐसा करके अर्थ होगा यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ ही देर पहले आप लोगों को यद्यपि बताया था कि अपादान जो है वह 3 प्रकार की है, एक निर्दिष्ट है, एक उपात्त है और एक अपेक्षित है। इसमें उपात्त का मैंने कुछ अर्थ बताया था कि धातु के अर्थ के अलावा भी यदि कोई अर्थ को बताए, ठीक है, या फिर हम बुद्धि परिकल्पित यदि विभाग को भी लेंगे तो वहां पे भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने किया कि पापात जुगुप्सते, ये लाइन है कि पाप से वह घृणा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घृणा के अनुसार वो क्या होगा, जो पाप से घृणा कर रहा है या पाप का रास्ता बदल रहा है, तो वो पहले क्या देखेगा व्यक्ति, उसने देखा होगा कि पाप यदि हम करते हैं तो उसका हमें उसके कारण मुझे दुख ही मिलता है। ठीक है। यदि मैं चोरी कर रहा हूं तो मुझे बाद में डर होगा कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा, इसीलिए पापात जुगुप्सते, वह पाप से अलग हो जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा, यहाँ पे अपादान संज्ञा हम करते हैं। ठीक है। अगला है वैसे ही विरमति, यहाँ पे भी यही बात आ रही है कि वो इसीलिए रुक रहा है। अधर्मात, वह अधर्म वो देख रहा है, यह अधर्म का रास्ता है, इस अधर्म के रास्ते में चलने पे सुख नहीं है, इसीलिए अधर्म को वो वहीं पर विमुख हो जाता है। ठीक। अगला है धर्मात प्रमाद्यति, जो मान लीजिए वो धर्म से प्रमाद कर रहा है, वो क्या देखता है कि वो देख रहा है कि धर्म निभाने से कुछ नहीं हो रहा है। यदि हम देखें तो दूसरे रास्ते से देखें तो पता नहीं, मतलब अगर हम सामान्यतया एक ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, अगर हम दूसरे काम करेंगे तो हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और एक ही रात में इतने इतने पैसे भी आ जाएंगे। तो वह क्या कर रहा है, अधर्मात प्रमाद, धर्मात प्रमाद्यति, वो धर्म से प्रमाद कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रमाद शब्द जो है वह अलग अर्थ को बता रहा है। इसके द्वारा ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाती, इस वार्तिक का प्रत्याख्यान किया गया है। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, ये क्लियर है आप लोगों को कि पाप में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, इन सब में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, यही बात इसमें बताया गया है। ठीक। अगला चलते हैं हम लोग, वीत्रार्थानाम भय हेतु, वीत्रार्थानाम भय हेतु। क्या मैम एक बार और बोलना। अगला सूत्र है वीत्रार्थानाम भय हेतु।
दीदी ये जो रम धातु है, इसमें वी उपसर्ग करने पर विकल्प से परस्मय पदी होता है या केवल परस्मय पदी ही होगा? केवल परस्मय पद ही होगा। ठीक है, विरमते कभी नहीं बनेगा, विरमती ही रूप बनेगा। ठीक है, परिरमती, आरमती ऐसा रूप बनेगा। क्लियर हुआ? आगे चले। भीत्रार्थानाम भय हेतु, यहाँ पे कितने पद हुए इस सूत्र में? 3 पद। 3 पद कौन कौन से? मैम 2 पद। हाँ 2 पद हैं, कौन कौन से? भीत्रार्थानाम और दूसरा भय हेतु। भीत्रार्थानाम और भय हेतु, ये 2 पद ही हैं। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है कि देखिए यहाँ पे भीत्रार्थानाम भय हेतु यह 2 पद है। ठीक, तो भीत्रार्थानाम का हम अर्थ पहले देखते हैं। तो भीत्रार्थानाम ये क्या बता रहे? यहाँ पे 2 धातु ही, ये भी धातु है और त्रायते के अर्थ में, त्राण अर्थ में त्रय धातु होती। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 धातु, चाहे वह विभेति मतलब कि भीति अर्थ में धातु हो या तो त्राण अर्थ में धातु हो। हाँ, तो इन दोनों ही धातुओं को क्या होता है, इनके भय के हेतु या इनके अर्थ वालों में, भीत्र इस अर्थ के साथ में भय के हेतु जहां पर होगा उसमें क्या होगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? भय और त्राण के अर्थ में अर्थ रहने पर भय के हेतु में अपादान संज्ञा हो जाती। जो भय का हेतु है वहां पर अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे दिया गया, चौरेभ्यो बिभेति, चौरेभ्यो बिभेति। ठीक है, मतलब ये हुआ, मैम उदाहरण क्या है मैम? चौरेभ्यो बिभेति। चौरेभ्यो, हाँ, चोरों से वह डरता है। चोरात विभेति में चोरात विभेति, चोरेभ्यो विभेति दोनों ही चल सकता है। चोरात जो है वह आपका पंचमी एक वचन में है, चौरेभ्य जो है वह आपका पंचमी बहुवचन में है। ठीक है, एक एक वचन है और एक बहुवचन है, ये अंतर है बस। तो हम चौरात इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो चौरात ही होता है। चौरेभ्य में थोड़ा चतुर्थी और पंचमी दोनों पे मतलब एक ही रूप बन रहा है, इसलिए वो समस्या हो सकती है। तो चलिए, चोरात विभेति में भी हम देख सकते हैं कि चोर से वह डरता है। तो यहाँ पे भय के अर्थ में धातु है भी धातु, यानी कि भय अर्थ भी धातु। ठीक है, तो भय अर्थ में हुई तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे कि वह डर रहा है। किससे डर रहा है? चोर से डर रहा है। तो इसीलिए चोर में की अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान संज्ञा होने के फलस्वरूप अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ मैडम। हाँ, इसी प्रकार से कहा गया अर्थक भी कहा गया है। एक और है चोरात त्रायते। ठीक है, तो चोर से बचाता है। यहाँ पे क्या है? दरअसल उसके मन, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? यहाँ पे ये कहा गया है कि वह चोर से पहले उसको ये डर था कि ये मेरा वध कर देगा या ये हमारे परिवार का वध कर देगा। इस डर से वह उससे बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं चोर जो है वो ही भय का हेतु है, कारण है। इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगी? हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
यहाँ पे हेतु सूत्र के द्वारा यद्यपि तृतीया प्राप्त थी, उस तृतीया को बांधने के लिए ही ये सूत्र बनाया गया कि भीत्रार्थानाम भय हेतु। यदि भय या त्राण अर्थ रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, पंचमी अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसके भय के हेतु में। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं? जी मैम। हाँ, अगला इसमें कहा गया कि यहाँ पे भय हेतु किम, हमने भय हेतु ऐसा क्यों कहा कि भय के हेतु में? तो देखिए, अगर हम केवल ये कहते कि भीत्रार्थानाम, केवल इतना ही सूत्र यदि कर देते भीत्रार्थानाम, तो ये होता भय त्राण के अर्थ में अपादान संज्ञा हो जाती है, तो किसी की भी हो जाती। तो अरण्ये विभेति, वह अरण्य में, जंगल में वह डर रहा है, तो वो जंगल से तो नहीं डर रहा है, वो जंगल में किससे डर रहा है? जानवरों से डरता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अरण्य में भी आपको पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, उसकी भी अपादान संज्ञा करनी पड़ेगी, जबकि इसमें अपादान संज्ञा नहीं होगी। अरण्य तो अधिकरण है ना? और डर किससे रहा है? वो जंगल से नहीं डर रहा है, वो जंगल में रहने वाले पशुओं से डर रहा है, जंगली जानवरों से डर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति लग जाएगी अपादाने पंचमी से। क्लियर? अगले सूत्र पे चलें। अगला सूत्र है पराजेरसोढ़ः। कितने पद हैं पराजेरसोढ़ः में? 2। हाँ, कौन कौन से? पराजय असोढ़ः। हाँ ठीक है, पराजेः असोढ़ः। तो मुझे सबसे पहले बताइए, पराजेः यहाँ पे कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है? परापूर्वक जी धातु। बहुत बढ़िया, परा उपसर्ग धातु है। ठीक है, तो परा उपसर्ग यदि रहेगा जी धातु के, तो ऐसे में क्या होता है? असोढ़ः। यानी कि असोढ़ः में बताइए कि कौन सा प्रत्यय धातु है और कौन सा प्रत्यय है? परा जो जी के योग में नहीं, असोढ़ः में बताइए कौन सा धातु लग रहा है? असोढ़ः। यहाँ पे सह धातु है, सह, सहने के अर्थ में। ठीक है ना? और कौन सा प्रत्यय क्या है? त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है। तो यहाँ पे बनता है सोढ़ः। ठीक है ना? तो इसमें त प्रत्यय होने और असह्य अर्थ में इसका ये यहाँ पे जो त प्रत्यय हुआ है भूतकाल में न हो करके यहाँ पर वर्तमान में त प्रत्यय हुआ है, यानी कि असह्य अर्थ में, जो सहन करने के योग्य नहीं हो वैसे अर्थ में परापूर्वक जी धातु से क्या होता है? अपादान संज्ञा हो जाती है। यही बताया गया है। देखिए, पराजेः प्रयोगे, प्रयोग में असह्य अर्थ की अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से वह विमुख हो रहा है। ठीक है, अध्ययन से वह पराजित होता है, मतलब अब वह अध्ययन नहीं कर सकता है। गुरुजन जो है वह इतना पढ़ाते हैं कि वह परेशान हो जाता है और वह अध्ययनात् पराजयते कर देता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक सूत्र है विपराभ्याम जेहे। जी धातु जो होती है वह कौन सी धातु है? वह हमेशा आत्मनेपद है। जी धातु आत्मनेपद होती है, सॉरी, जी धातु परस्मैपद होती है।
और वी पराभ्याम जेह सूत्र कह रहा है कि वी और परा यदि उपसर्ग में रहे और जी धातु है तो वह आत्मनेपद में हो जाएगी। क्लियर है? टी धातु कौन से में प्रयोग होती है हमेशा? कैसे रूप चलेगा? जयते या जयते? जयते जयते जयन्ते। नहीं, जयति जयतः जयंती ऐसा रूप चलेगा। जयति जयता जयंती। ठीक है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, है ना? तो जयति में जो जी धातु है वह हमेशा परस्मैपदी पद ही रहती है। आत्मनेपद में कब होगी? यदि उसके पहले वी उपसर्ग में रहे या परा उपसर्ग में रहेगा तो आपको उसको हमेशा ये आत्मनेपद में ही करना पड़ेगा, फिर आपको परस्मैपद आप नहीं कर सकते। वी पराभ्याम जेह सूत्र कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए परा उपसर्ग होने के कारण जी धातु को आत्मनेपद में किया गया है, तो पराजयते ऐसा करके अर्थ बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पराजय रसोड़ः की। हाँ, इसी प्रकार से अध्ययनात् ग्लायति, अब उसको अध्ययन बिल्कुल नहीं पसंद है, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अध्ययनात् ग्लायति। ऐसा ही कहा गया कि आपने असोड़ः ऐसा क्यों कहा? तो जैसे शत्रुन पराजयते, यहाँ पे यह असही अर्थ नहीं है, यहाँ वह शत्रुओं को पराजित कर रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है। ठीक है, इसीलिए शत्रुओं की यहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगी। वैसे भी कर्म संज्ञा जो है वह पर में है, पर में होने के कारण यहाँ पर कर्म संज्ञा ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, बलवान हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र पराजय रसोड़ः ये कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से आज बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वरना आप लोग भी कहीं अध्ययनात् पराजयते ना कर बैठे। यस मैम, एतावदेव भवेत्। हाँ बिल्कुल, कि अधिक करेंगे तो कहीं अध्ययनात् तो ये लागू ना हो जाए, तो कहीं अध्ययनात् व्याकरणात् पराजय, फिर अध्ययनात् ग्लायते हो जाएगा। हाँ, ग्लायते भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को अगर यहाँ तक कोई भी समस्या हो रही हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी संदेह हो तो आप पूछें। मैम लिख लिया है, वैसे तो हमने, दिक्कत तो आएगी तो फिर पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल, और वो क्लास के लिए हम लोग वैसे संडे को रखेंगे भी, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, शायद उनकी कुछ टेक्निकल लग रहा है कोई प्रॉब्लम, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और आप सभी को धन्यवाद। और सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोगों के रहने पर मेरा भी उत्साह रहता है
इसलिए आप लोगों को धन्यवाद सभी को। और सविता मैम आपने भी आप भी यहाँ पर सुन रही मैम आपके लिए भी। हाँ, तो आपको भी धन्यवाद। उपस्थितानां सर्वेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। ये च उपस्थिताः दृष्टवन्तः, ये च अनुपस्थिताः ते अपि यूट्यूब माध्यमेन दृष्टुं शक्यते। तेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापयामि। ये च कक्षा गृहीतवन्तः, ये च आचार्यः गृहीतवन्तः, कक्षा ये च अध्यापिकः गृहीतवन्तः, त्वं तां प्रति अपि हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। भवत्यै च धन्यवादं कथयामि। स्वागतं महोदय। अस्तु। प्रणाम दीदी।